हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने दो चैप्टर्स जो हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अगर कहें तो कंप्लीट कर लिए हैं। और रेफरेंस बुक अगर आप देखिए प्रीफर करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमारी 1 यूनिट पूरी हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है सीबीएसई ने पिछले साल ही सिलेबस में जो रिडक्शन किया था, तो अब हमारे पास 9 ही यूनिट बाकी हैं। मतलब कि 9 यूनिट हो गई टोटल, एक हो गया उसमें से, तो 8 यूनिट बाकी हैं। नेक्स्ट यूनिट जो सेकंड यूनिट हमारे पास आती है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक लेक्चर जो है मैंने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पहले डाल चुका हूं, आप वहां से इसका इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। अभी अभी हमने कैपेसिटर कंप्लीट किया है। आप लोग एनसीईआरटी से पूरा का पूरा वो अच्छे से कर लें। फिर भी अगर उसमें कोई डाउट रहता तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको मैं अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, या फिर देखिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए अब जो आपको वहां कैपेसिटर के अंदर अगर और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो आप अपनी कोई भी रेफरेंस बुक से कोई भी न्यूमेरिकल उठाएं, सॉल्व करें। इनकेस अगर कोई डाउट आता है तो मेल में और कमेंट में। इसके अलावा देखिए क्या आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक लेक्चर में पहले इसके ऊपर बना चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो जो हमारे पास है हमारे चैनल का, वहां पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमारे क्या काम आती है, जो हमारे क्या काम आएगी, जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों वर्ड्स मैं पहले समझा चुका हूं, आप लोग वहां से देखें अच्छे से। मैं आपको उसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उस वीडियो का, वहां से आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, बेसिकली इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो क्या काम आएगी हमारी ये वाली जो एनर्जी की फॉर्म है वो क्या काम आती है, वो हमारे क्या काम आती है, जितने भी इलेक्ट्रिकल मतलब मैक्रो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं भैया, मैक्रो कंपोनेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे कि कूलर है, फ्रिज है, एसी है। तो ये बड़े जो एक बड़ा हमारे पास छोटी छोटी मिलकर एक बड़ा कंपोनेंट बनता है, उसे हम क्या नाम दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज आती है, चिप लेवल की बात आती है, आईसी है, कैपेसिटर है, ये जो छोटी छोटी चीजें, जैसे मोबाइल फोन को जब आप ओपन करते हैं तो आपको एक प्लेट नजर आती है हरी कलर की, ग्रीन कलर की, उसके ऊपर छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। वो जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। चाहे कोई भी कंपोनेंट हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सारे के सारे किससे काम करते हैं, किस एनर्जी की फॉर्म से काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस वगैरह ये सब मैं आपको बता चुका हूं। और आपको पता भी है कि हमारे रियल लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है हमारे लिए। आज की डेट में हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना, आपको जैसा कि पता है, एक स्टेप आगे रखना भी बहुत ज्यादा टफ है हमारे लिए। ओके, तो ये सारा कुछ हम जान चुके हैं। जैसे कि आपको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा जो यूनिट होता है जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनती है वो होती है सेल। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनी है वो क्या चीज है, ऐसे देखिए, वो इलेक्ट्रिसिटी जिससे बना है या इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वजह से है वो वजह क्या है, वो छोटी से छोटी चीज क्या होती है हमारे पास, चार्ज। क्या चीज आता है, चार्ज। चार्ज के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से देखिए पता है, 12th क्लास में हो चुके हैं, आपने पहला चैप्टर पढ़ चुका है। देखिए कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको याद होगा हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक था वो चार्ज ही था। तो चार्ज के बारे में मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको बताने वाला नहीं हूँ। इनकेस आपको डाउट होगा आप पीछे वाले नोट्स अपने उठा के वहां पे रिवीजन करें। चार्ज के वैसे भी थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बता दूं कि चार्ज एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का, जिसकी वजह से वो मटेरियल दूसरे मटेरियल को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा। चार्ज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज यूनिट कूलम होती है। चार्ज का जो स्मॉलेस्ट अमाउंट हमारे पास पता है वो है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट होती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है हम वो डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है जो हमारे पास टाइप है चार्ज के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर हम बात करें तो देखिए एटम जो होता है वो जनरल स्ट्रक्चर जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है, देखिए एटम की वो इस तरीके की होती है। जो सेंटर पार्ट हमारे पास होता है इसको न्यूक्लियस बोला जाता है, जिसमें 99.9% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटम यहीं पे देखिए स्टे करता है, रहता है। और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। देखिए तो जो आज की डेट में मॉडर्न फिजिक्स है उसके अंदर आप ये सारी स्ट्रक्चर और अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के। वैसे भी आपको देखिए थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर में 11th क्लास में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा।
तो जैसा कि आपको पता है प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है देखिए वो न्यूक्लियस के बाहर होता है, फ्री होता है और ये रिवॉल्व करता है, देखिए नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। अच्छा, आपको ये सारी चीजें तो पता ही है। देखिए इसके अलावा और क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो या चाहे वो प्रोटॉन हो, दोनों के ऊपर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ये बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है और मेरे ख्याल से आपको याद भी है ना भाई? याद तो है ही? हाँ सर याद तो है ही, बिल्कुल याद है। अच्छा ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें, जब भी आप किसी एटम को एनर्जी देते हैं, जब भी आप किसी भी एटम को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी देते हैं तो सबसे पहले एनर्जी किसको मिलती है? न्यूक्लियस को मिलती है, इलेक्ट्रॉन को मिलती है। जैसा कि आपको अच्छे से अंदाजा है, जितनी भी एनर्जी आप देखते हैं तो सबसे पहले कौन एनकाउंटर करता है? उसके साथ इलेक्ट्रॉन एनकाउंटर करता है। तो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर एक्साइट हो जाता है और यहां से अपनी जगह को छोड़ के बाहर चला जाता है, फ्री हो जाता है। अब ये फ्री हो जाता है तो फ्री टू मूव बोल सकते हैं कि चलने के लिए बिल्कुल अब क्या हो गया है, ये फ्री हो गया है, ये घूम फिर सकता है, चल फिर सकता है। जबकि प्रोटॉन जो है उसको फ्री करने के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। प्रोटॉन को फ्री करने का मतलब आपको समझ में आता है? प्रोटॉन फ्री करने का मतलब है आपको न्यूक्लियस को ब्रेक करना होगा। किसको ब्रेक करना होगा? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस इज द मोस्ट स्टेबल पार्टिकल इन द यूनिवर्स। न्यूक्लियस को तोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। देखिए बस की बात कहने का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, और इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी कि आपको अंदाजा होगा कि एटम बम जो बनते हैं, न्यूक्लियर बम बनते हैं, देखिए हाइड्रोजन बम जो बनते हैं वो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, न्यूक्लियस को ही डिसइंटीग्रेट करके ही बनाए जाते हैं या फिर मर्ज करके बनाए जाते हैं। तो आपको पता है कि इसकी कितनी अमाउंट की एनर्जी हमें चाहिए होती है, जो कि सन के ऊपर ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो हो रही है लगातार, वहां पे इतनी एनर्जी मौजूद है, या फिर हम कहीं ना कहीं इतनी एनर्जी क्रिएट करवाते हैं तो कितना ज्यादा फ्यूल लगता है। तो बहुत टफ काम है प्रोटॉन को फ्री करवाना। इसलिए प्रोटॉन की मूवमेंट को हम देखिए, घर के अंदर जो हम वायरिंग यूज करते हैं उसमें प्रोटॉन थोड़े ना मूव कर सकता है, इतना एनर्जी थोड़ी ना आता है। 220 वोल्ट मैक्सिमम देखिए हमारे पास जो आती है घर में, एसी का 220 वोल्ट का जो आता है देखिए, तो आपको जैसा कि अंदाजा है 220 वोल्ट इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है, उससे कुछ नहीं हो सकता, उससे प्रोटॉन फ्री नहीं हो सकता। तो प्रोटॉन फ्री नहीं हो सकता तो प्रोटॉन चलेगा नहीं, वो तो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, देखिए बंधा हुआ है, बाइंड है पूरा का पूरा अच्छे से। तो चलने का काम कौन करेगा? चलने का काम करेगा भैया इलेक्ट्रॉन। चलने का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए धीरे धीरे मैं इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं यहां से कि चलने का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है या मूविंग चार्ज जिसको हम बोलते हैं, जब भी हम बोलेंगे कि चार्ज मूव कर रहा है तो बेसिकली कौन मूव कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, क्योंकि प्रोटॉन तो मूव कर नहीं सकता। तो जब भी हम बात करेंगे कि मूविंग चार्ज और मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक नई टर्म देखिए नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम दे दिया जाता है इस टर्म को? एक नया टर्म दिया गया इस पूरी प्रोसेस को कि अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो चलता हुआ चार्ज या मूव करता हुआ चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। 10th क्लास में भी आपने देखिए ये चैप्टर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है, हम वो तो पढ़ेंगे ही 10th लेवल वाला, हम थोड़ा और आगे भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8 to 9 मार्क्स के देखिए ये आपकी जो वेटेज है वो कैरी करता है। 8 मार्क्स तो मान के ही चलिए मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसलिए ढंग से पढ़ेंगे। तो हम जो है नई टर्म हमारे सामने आ रही है वो कौन सी है? वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो अब आगे जो हम डिस्कशन करेंगे वो पूरा का पूरा किसके ऊपर चलेगा? भाई हमारा इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर चलेगा। चार्ज के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आ रही है, देखिए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट। अपने नोट्स में आप लोग क्या लिखेंगे भाई? कहां से शुरुआत करेंगे? अपने नोट्स में आप लोग देखिए इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के बाद आप जो है कौन सा टॉपिक डालेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट को यहां से रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको आई ही यूज करना है, बट जनरली बुक्स में या फिर हर कहीं पे हम आई से ही नोट करते हैं। स्मॉल आई और कैपिटल आई किसी से भी यूज कर सकते हैं, बट आपको बताना होगा कि आप आई जो है वो किस लिए यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ओके,
तो जैसे कि डेफिनेशन की बात हुई, अभी अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई। क्या? एक तो डेफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और एक और तरीके से इसकी डेफिनेशन दी जा सकती है, एक और तरीके से कैसे डेफिनेशन दी जा सकती है, द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through any conductor per second। क्या? देखिए दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सही है, आप चाहें जो भी देखिए याद रख सकते हैं। द रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट का मतलब ही क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर पर सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आप देखिए सिंपल यहाँ पे हमारे पास, जैसा कि आई से हम इसे दिखाते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है dq बाय dt और I इज इक्वल टू q बाय t। देखिए दोनों फॉर्मूले में थोड़ा अंतर है। ये जो फॉर्मूला है ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इंस्टेंटेनियस करंट। कौन सा करंट? इंस्टेंटेनियस करंट। सर ऐसा नाम है, हमारे तो जीपी इसको बोल नहीं पाती है, उलट पुलट हो जाती है। हाँ कोई बात नहीं। जैसे कि आपको याद होगा 11th क्लास में भी हमने बार बार इस चीज को बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है। ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है ये क्या बताता है? ये स्मॉल dt का मतलब वेरी स्मॉल टाइम की बात हो रही है, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल की बात हो रही है। और dq मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट चार्ज का। देखिए उस छोटे से इंटरवल में ये छोटा सा अमाउंट चार्ज का देखिए क्या करके गया है? फ्लो करके गया है। तो ये जो है वो इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर कितना चार्ज dq चार्ज फ्लो करके गया है। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब करंट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम थ्रू फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। और उसको हम किससे दिखाते हैं? I इज इक्वल टू dq बाय dt से। ये क्या बता रहा है? ये वाला फॉर्मूला जो हमारे पास है वो किसका है? देखिए ये होता है एवरेज का। बेसिकली एवरेज करंट बोलते हैं इसे हम। क्या नाम देंगे इसे हम? एवरेज करंट। ओके, ये हमारे पास एवरेज करंट का फॉर्मूला है। एवरेज करंट क्या होता है? ये जो Q है यहाँ किसको दिखा रहा है? टोटल, ध्यान देना भाई, टोटल चार्ज जो फ्लो करके गया वो, और ये होगा आपका टोटल टाइम इंटरवल। टोटल टाइम इंटरवल का मतलब जितना टाइम उस Q चार्ज ने, उस टोटल चार्ज ने फ्लो करने के लिए लिया। तो जनरली देखिए जो हम बातें करते हैं वो एवरेज करंट की बात करते हैं। तो आई एवरेज बार बार नहीं लगा के मैं सिंपल आई लगाऊंगा। जहां पे ये इंस्टेंटेनियस करंट की जरूरत होगी तो वहां पे सिंपल सी बात है dq बाय dt का ही यूज होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम बात करते हैं। जनरली हम जो डील करेंगे इस चैप्टर में वो किसके साथ करेंगे? एवरेज करंट के साथ ही डील करते हैं। हाँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कंपटीशन एग्जाम में मिल सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स जरूर करेंगे। तो आई होप कि देखिए आपको क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। थोड़ा और अच्छे समझने के लिए देखिए एग्जांपल उठा सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई वायर है, कोई कंडक्टर है। ये देखिए कोई कंडक्टर है, यहां से मान लीजिए हमारे पास 100 कूलम चार्ज जो है फ्लो करके इधर वाले एंड पे आया और टाइम लग गया उसको 20 सेकंड लग गई। क्लियर है? 20 सेकंड में 100 कूलम चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पे आ गया। तो आपसे पूछा गया कि भाई 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करके गया होगा। तो 1 सेकंड में आपने कैसे निकाला? 100 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज इक्वल टू 5। अरे भी सिंपल है ना, 20 सेकंड में 100 कूलम गया तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 5 कूलम ही तो जाएगा। तो 5 कूलम पर सेकंड, इसी को देखिए आई करंट बोला जाता है। और कूलम पर सेकंड जो यूनिट है देखिए करंट की, इसी को एम्पियर से शो किया जाता है। तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ध्यान देना भाई, यहाँ पे मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दी है। और वो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है कि यूनिट जो है हमारे पास, ऐसा यूनिट की बात करेंगे हम। देखिए वो ऐसा यूनिट क्या है इसकी? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। और एम्पियर को कैपिटल ए से दिखाया जाता है, ध्यान देंगे। और एम्पियर को कूलम पर सेकंड में बोल सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमारे पास एक फंडामेंटल यूनिट है, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है। तो ये सारी की सारी बातें अपने को याद रखनी है। हो जाएगा इतना? ओके, आइए धीरे धीरे हम देखिए और बातें करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। स्क्रीन को पॉज करके आप ये नोट कर सकते हैं सारी बातें।
नेक्स्ट जो हमारे पास बात आ रही है, देखिए वो हमने यूनिट के बारे में बात कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट के हमने डेफिनेशन के बारे में बात कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला हमारे पास मिल गया। दो टाइप के फॉर्मूले हो सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट की बात हो सकती है, एवरेज करंट की बात हो सकती है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास होता है, देखिए अच्छा कई बार मैं एक और बात बता दूं आपको, I इज इक्वल टू Q बाई टी, एवरेज करंट का फॉर्मूला जरूर होता है। देखिए आपको याद होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में जब क्वांटाइजेशन पढ़ा था तो Q इज इक्वल टू एन एक फॉर्मूला हुआ करता था। हाँ सर बिल्कुल याद है सर, ये तो हमें पक्का रटा हुआ है ना, बिल्कुल सर। तो एन हमारे पास इंटीजर होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बोल सकते हैं, और Q पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है NE बाई टी, तो ये भी थोड़ा याद रख सकते हैं आप। एवरेज करंट का फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो आपको करंट निकालने के लिए तीन फॉर्मूले मिल गए हैं, तीनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना है। देखिए क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारे पास, हाँ सर ये स्केलर है, वेक्टर है, क्या है सर ये? क्या है? तो भाई इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमारे पास, ध्यान देना भाई बहुत ही अच्छे से, कि इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ओके, स्केलर क्वांटिटी है सर, बट हमने तो सुना था 10th क्लास में कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। हाँ यस, डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट की वो कैसे आप याद रखेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव याद नहीं रखेंगे आप लोग, आपको कैसे याद रखना है? डायरेक्शन होती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये आपको याद रखनी है। ये डायरेक्शन होती है और ये बिल्कुल सही है, आपकी बातें मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। यस डायरेक्शन है। तो सर एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गया जिसके पास डायरेक्शन है? हाँ है। और सर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मेरे पास एक नहीं, कितने हैं सर? एक नहीं, मेरे पास तीन फॉर्मूले हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, 1 2 और तीसरा अभी भी आपने बताया। तो सर इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए मेरे पास, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मेरे पास तीन तो फॉर्मूले हैं, और मैग्नीट्यूड यहां से निकल जाएगा, डायरेक्शन ये रही सर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हमने तो यही पढ़ा था सर कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़ती है? डायरेक्शन। डायरेक्शन के बिना उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो सर यहाँ इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है। तो फिर ये वेक्टर क्यों नहीं है, स्केलर क्यों नहीं है? वेक्टर क्यों नहीं है और स्केलर क्यों है? क्या कारण है सर? आइए मैं आपको कारण बताता हूं। ये बात समझ में आई? पहले तो ये नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों भाई इसे स्केलर कैटेगरी में डाला गया। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। उसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है? ऐसा क्या दिक्कत हो गई सर, क्या परेशानी हो गई? सारा कुछ तो देखिए फुलफिल कर रहा है, ये हर एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है वेक्टर वाले, फिर क्या दिक्कत है? हर एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है बेटा। कुछ भी बोलने से सोचा करो, समझते देखिए, कुछ भी बोलने से पहले हम क्या सोचे? आपको याद होगा 11th क्लास सर, फिर वही बात जिससे हम भाग रहे हैं। 11th क्लास आप फिर लेके आ जाते हैं बार बार। 11th कहाँ से याद होगी सर? वैसे ही 2-3 महीने से हम चुपचाप बैठे हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है हमसे। आप फिर तो अब इतनी पुरानी बातें हैं। वेक्टर का याद है भाई, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए एक छोटा सा एग्जांपल, ये बहुत ही आसान है। अरे फॉर्मूला याद है रिजल्टेंट वाला, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। अरे याद है? हाँ सर ये तो याद ही है। यहां से मान लीजिए 2 एम्पीयर करंट आ रहा है, यहां से मान लीजिए 1 एम्पीयर करंट आ रहा है, और दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। ये दो वायर है, इस वायर में से 2 एम्पीयर का करंट आ रहा है, इस वायर में से 1 एम्पीयर का करंट आ रहा है, और दोनों वायर के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री का है। गुड। और यहाँ हमने एक एमीटर भी लगा दिया ताकि हम करंट को मेजर कर सकें। एमीटर आपको पता ना, करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यस सर। तो भाई अब यहाँ इस ब्रांच में कितना करंट आना चाहिए? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या से सुनना, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन यहां आएगा। वेक्टर एडिशन कैसे निकालते हैं? आई रिजल्टेंट। आओ निकाल दो बेटा, बताइए फॉर्मूला। कोई भी ए मान लो, कोई भी बी मान लो,
तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab cos 30 डिग्री। ठीक है सर। IR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज √3/2 ना। यस सर, पता सब है सर आपको, हमसे पूछते रहते हैं, नोटंकी करते रहते हैं, अच्छी बात थोड़े ना है सर, पता होता तो बता दीजिए, हमसे क्या पूछते रहते हैं। भाई ये कुछ मैग्नीट्यूड है, सोल्व मैं नहीं करने वाला है, बिल्कुल नहीं करूंगा, तुम ही करोगे सोल्व ये सारा कुछ, इतना करंट आना चाहिए, सोल्व कर लेना, पॉइंट्स में कुछ आंसर आएगा। बट आपको मैं सही बताऊं, एमीटर में जो रीडिंग आती है वो आती है भैया जी 3 एम्पियर की, और ये आंसर 3 एम्पियर के बराबर तो आना नहीं है। अरे ये आंसर 3 कब आता है? जब अंदर नो बनता है। नो तो बनेगा नहीं, किसी हालात में भी नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा ना। नो तो नहीं बनेगा सर, बात तो सही है। 3 आया तो 3 में तो भैया 3 तो सीधे ऐड कर दिया मैंने, डायरेक्शन को तो देखा ही नहीं। इस 30 डिग्री का क्या बोला है, यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, डायरेक्शन को तो देखा ही नहीं ऐड करते वक्त, इन्होंने डायरेक्ट जैसे हम स्केलर क्वांटिटी का एडिशन करते हैं वैसे ऐड कर दिया। मतलब कि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट। यस यस, बात तो आपने पते की कही है अपनी बात। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को किस कैटेगरी में नहीं डाला गया, वेक्टर कैटेगरी में ना डाला गया, किसमें डाल दिया गया, स्केलर में डाला गया। फिर से सुने, क्यों इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसके बावजूद भी इसे एक स्केलर क्वांटिटी ही बोला जाता है। कारण why? Because it does not follow the vector addition law। सिंपल सा रीजन है, याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल सर, क्लियर है। तो ये हमारे पास देखिए इलेक्ट्रिक करंट का क्या था, सिंपल सा इंट्रोडक्शन पार्ट बोल दीजिए आपको, जो कि पता था पहले, हल्का सा मैंने इसमें इंस्टेंटेनियस करंट और ऐड अप किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिंपल है। आई होप कि आप लोग इतना क्लियर हुआ होगा, हो जाएगा। ओके।